हेलो एंड वेलकम टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स। दोस्तों, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने इंडिया में अभी रिसेंटली एक सर्वे किया जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग और ट्रेंड सामने आया है। और दोस्तों, अगर वो ट्रेंड कुछ दशकों तक और कंटिन्यू रहा ना, तो इंडिया की पॉपुलेशन भी यूरोप की तरह डिक्लाइन होने लगेगी। वो ट्रेंड क्या है, क्या ट्रेंड वो सामने आया है, उसका कारण क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन कब तक स्टेबल होगी, इस तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर मैं आज की इस एनालिसिस में देने वाला हूं, जहां पे हम लोग 2 दिन के न्यूज़पेपर की एनालिसिस करेंगे। मतलब आज वाले न्यूज़पेपर की और कल वाले न्यूज़पेपर की हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना किसी डिले के आज के न्यूज़पेपर की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आपका स्वागत करता हूं मैं iTube क्लासेस में। और दोस्तों, अगर आपका एनालिसिस समझ में आए, पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस वीडियो में सबसे पॉजिटिव पॉइंट आपको क्या लगे और नेगेटिव पॉइंट आपको क्या लगे, ताकि आने वाली एनालिसिस को हम लोग और ज्यादा इंप्रूव यहां पे कर सके। चलिए, डिले नहीं करते हैं, सीधा काम की बात करते हैं। कहता है, fertility rate falls to below replacement level signals population is stabilizing। कितना इंटरेस्टिंग तरीके से यहां पे हेडिंग लिखा गया है। इसी तरह की हेडिंग को आप अपने एग्जाम में भी इंक्लूड कर सकते हो। देखिए, हेडिंग बहुत छोटी सी है, लेकिन इसके अंदर इसने बहुत सारी बातें कह दी हैं। पहला वर्ड लिखा गया है फर्टिलिटी रेट, दूसरा लिखा गया है रिप्लेसमेंट लेवल, तीसरा लिखा गया है स्टेबलाइजिंग। 3 कीवर्ड इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। फर्टिलिटी रेट क्या होता है? फर्टिलिटी का मतलब होता है जैसे हमारी जो सोइल फर्टाइल होती है तो सोइल से कुछ जनरेशन होती है। ऐसी ही एक फर्टिलिटी रेट वीमेन की भी फर्टिलिटी रेट होती है, यानी कि जो वीमेन अपने प्रोडक्टिविटी समय में बच्चे पैदा करती हैं, दैट इज कॉल्ड द फर्टिलिटी रेट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब बच्चे को पैदा करने की जो दर होती है उसे फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। यानी कि हमारी कंट्री में वीमेन ऑन एन एवरेज कितने बच्चे पैदा करती हैं, दैट इज द फर्टिलिटी रेट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलिए, ये आपको समझ में आ गया। एक होता है रिप्लेसमेंट लेवल। मतलब जब दो माँ बाप, मतलब पेरेंट्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, जब वो उतने ही बच्चे पैदा करें, यानी कि जब वो 2 बच्चे पैदा करते हैं, तो 2 इंसान 2 बच्चे पैदा करते हैं, अगले 2 इंसान अगले 2 बच्चे पैदा करते हैं, उसे कहा जाता है रिप्लेसमेंट लेवल। तो अगर रिप्लेसमेंट लेवल पे पॉपुलेशन पहुंच जाती है तो उतनी ही पॉपुलेशन उतने ही लोगों से रिप्लेस हो जाती है, मतलब उसके बाद पॉपुलेशन आगे नहीं इंक्रीज होती है। तो मतलब हस्बैंड और वाइफ 2 ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो 2 बच्चे आगे फर्दर 2 बच्चे पैदा करेंगे जब उनकी शादियां होंगी, इसे कहा जाता है रिप्लेसमेंट लेवल। अब आर्टिकल क्या कहता है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने सर्वे किया, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बुधवार को इसको पब्लिश किया। इसको पब्लिश करने के बाद उसने ये कंक्लूजन निकाला कि इंडिया में जो फर्टिलिटी रेट है इस समय कितनी है? ओनली 2.0। और रिप्लेसमेंट के लिए आपको फर्टिलिटी रेट चाहिए 2.1। मतलब अगर किसी कंट्री में वहां की औरतें अगर ऑन एन एवरेज 2.1 बच्चे पैदा कर रही हैं तो रिप्लेसमेंट हो जाती है पॉपुलेशन की एज इट इज। लेकिन अगर वो 2.1 से कम होती है तो उसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। इंडिया की ऑन एन एवरेज फर्टिलिटी रेट इस समय 2.1 है और हमें रिक्वायरमेंट कितने की होती है? 2.1 की। तो हम लोग ये भी नहीं चाहते हमारी पॉपुलेशन कम हो, और हम लोग ये भी नहीं चाहते कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज करे। हम चाहते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन उतनी ही पॉपुलेशन से रिप्लेस हो जाए और जल्दी स्टेबल हो जाए। अब यहां पे कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे जो फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो गई है, जैसे पंजाब, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा। यहां की जो फर्टिलिटी रेट है ना, वो ओनली 1.6 है। 1.6 1.7, मतलब रिप्लेसमेंट में लेवल से काफी ज्यादा नीचे है। इसका मतलब इन स्टेट की पॉपुलेशन आने वाले समय में डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। बिहार, मेघालय, यूपी, झारखंड और मणिपुर, अगर हम यहां पे देखें तो बड़े स्टेट झारखंड है, बिहार और यूपी, ये 3 स्टेट ऐसे हैं इंडिया में जहां की पॉपुलेशन अभी भी, मतलब फर्टिलिटी रेट अभी भी रिप्लेसमेंट लेवल से ज्यादा है। तो अगर इन स्टेट्स ने भी अपनी फर्टिलिटी रेट को 2.1 या उससे नीचे कर दिया तो आप ये समझ सकते हो कि आने वाले कुछ डेकेड्स में इंडिया की पॉपुलेशन भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी।
एब्सोल्यूट टर्म में तो अभी बढ़ेगी, क्योंकि अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं ना जो ओल्ड एज हैं, तो वो भी उनकी एज और बढ़ेगी, वो डिक्लाइन बाद में शुरू होता है। लेकिन ऑन एन एवरेज अभी ये कहा गया है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही जल्दी स्टेबलाइज हो सकती है। हालांकि अभी हम लोग चाइना को सरपास कर लेंगे। पहले कहा जाता रहा, कह रहे थे कि 2024 या 2025 तक हम इंडिया को चाइना को सरपास कर लेंगे। लेकिन अभी ऐसा कहा जाता है कि अभी ये सरपास जो करने वाली जो ईयर है, शायद ये कुछ साल आगे बढ़ गया है। तो इसे कहते हैं फर्टिलिटी रेट। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा आर्टिकल यहाँ पे करवाना, तो ये झारखंड वगैरह का ही थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता ही दिया गया। तो ये थोड़ा सा फर्टिलिटी रेट आपके बारे में, आपको टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए था। चलिए अगली जो न्यूज है कहां से आती है, जर्मनी से आती है। तो ये आपका क्लाइमेट चेंज वाली न्यूज है, मतलब आपका जीएस पेपर 3 से आप इसको कवर करते हो मेंस के पर्सपेक्टिव से, और प्रीलिम्स में आप एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले पोर्शन से कवर करते हो। देखिए आईपीसीसी मतलब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में बहुत बार मैं आपको करवा चुका हूं। आप मुझे बताओगे ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर आप मुझे बताओगे, और इसका ऑब्जेक्टिव आप मुझे बताओगे। चलिए लगे हाथ ये भी बता देना इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, अगर है तो कहां है, नहीं है तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। आईपीसीसी दोस्तों क्या होता है, ये साइंटिफिक लोग, बहुत दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट एक्सपर्ट लोग होते हैं जो ये पता लगाते हैं कि क्या क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो हो रहा है तो कितनी रेट से हो रहा है, अगर वो हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये आईपीसीसी का काम होता है। आईपीसीसी ने एक रिपोर्ट निकाली, उसमें कहा कि इंडिया और जर्मनी ये दो कंट्री ऐसी हैं जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाली हैं। इस समय भी आपने देखा होगा कि जर्मनी के अंदर पहले तो फॉरेस्ट फायर था, उसके बाद जर्मनी में कितना ज्यादा फ्लड आया। और इंडिया तो डेफिनेटली, क्योंकि इंडिया के तो तीन तरफ से तो इंडिया समंदर से घिरा हुआ है, तो जब भैया क्लाइमेट चेंज होगा, ओशन का लेवल बढ़ेगा, तो इंडिया के अंदर तो फ्लड वगैरह तो आएंगे ही, ज्यादा साइक्लोन भी आएंगे। तो इंडिया और जर्मनी काफी ज्यादा क्लाइमेट चेंज से इंपैक्ट होने वाले हैं, ऐसा आईपीसीसी ने कहा है। अब पूरी दुनिया चाहती है कि इंडिया क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप उठाए, लेकिन इंडिया कहता है कि देखिए मैं डेवलपिंग कंट्री हूं, मेरे पास इतने ज्यादा पैसा नहीं है कि मैं हर जगह क्लीन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकूं। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। उसके चक्कर में जर्मनी ने कहा है कि हम लोग इंडिया को 1.2 बिलियन यूरो, है ना, ठीक है, यूरो जो है वो इंडिया को देंगे, ताकि इंडिया अपने यहां पे क्लीन टेक्नोलॉजी का यूज कर सके। तो इंडिया को बेसिकली अभी जर्मनी फाइनेंशियल हेल्प देने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे सामने आया है। पहले भी वो लोग काफी हम लोगों को मदद करते रहे हैं, जैसे इंडिया कोल ट्रांजिशन प्रोग्राम का हिस्सा भी है। उसके अलावा जर्मनी ने ये कहा है कि हम लोग 2038 तक कंप्लीटली कोल को बंद कर देंगे। देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे जो बड़ी चीज रिस्पॉन्सिबल है वो है CO2। और CO2 कहां से आता है, ये आपके कोल से आता है, और भी जगह से आता है, लेकिन जो थर्मल पावर प्लांट है ना, ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल उसके लिए वही हैं। तो दुनिया भर में ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो कोल पावर प्लांट है इनको रिप्लेस कर दिया जाए विंड पावर प्लांट से, या सोलर पावर प्लांट से, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट से। ठीक है, तो जर्मनी ने कहा है कि 2030 तक वो कोल थर्मल पावर प्लांट को पूरी तरह से बंद कर देगा। हालांकि इंडिया ने अभी ऐसा कुछ ईयर नहीं बताया है, लेकिन इंडिया भी चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी थर्मल प्लांट्स को रिप्लेस यहाँ पे कर दे। उसके अलावा बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे जर्मनी ने पहले ही इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे अर्बन डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा किया हुआ है। उसके अलावा मिलियन एनर्जी और ये अर्बन डेवलपमेंट के लिए और रूरल रिसोर्सेज वगैरह के लिए, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड ऑल दैट, ये दुनिया भर की चीज़ें, तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जर्मनी ने इंडिया की अभी हेल्प करने का सोच लिया है। ठीक है, आज का जो एक्सप्लेन सेक्शन है वो कहता है रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के पहले बारे में हम बहुत बातें कर चुके हैं, बिटकॉइन, एथीरियम एंड ऑल दैट, ये किस बेसिस पे काम करता है, कैसे काम करता है, कौन रेगुलेट करता है, उसके बारे में पूरी की पूरी हम लोग बातचीत ऑलरेडी किया जा चुका है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी को कोई भी रेगुलेट नहीं करता। जैसे हमारे पास में रुपया होता है, या डॉलर होता है, या कोई भी फिएट करेंसी होती है, उस देश की सरकार या वहां का सेंट्रल बैंक उसको रेगुलेट करता है। जैसे इंडिया में जो रुपया है, आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। क्रिप्टो करेंसी को कोई भी रेगुलेट नहीं करता। एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी के लाने का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि उसको गवर्नमेंट के कंट्रोल से दूर रखना है भैया, डेमोक्रेटाइजेशन करना है बेसिकली मनी का। खैर वो एक बात अलग है। आरबीआई का कहना है कि अगर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट नहीं किया गया तो ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है, ऐसा आरबीआई का कहना है। आरबीआई ने 2018 में क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया था। हालांकि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोबारा से चालू कर दिया, उस बैन को हटा दिया, बट स्टिल अभी इंडिया की गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि हम यहां पे क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करेंगे इंडिया में।
अगर कोई आदमी बिटकॉइन के अंदर डील करता है किसी भी तरह से उसको रेगुलेट करेंगे। और यही नहीं, हम लोग अपनी खुद की भी एक डिजिटल करेंसी लेके आएंगे। मतलब आरबीआई आने वाले समय में अपनी खुद की डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने वाला है, ठीक है, और उसको वो खुद रेगुलेट करेगा। तो ये थोड़ा सा इस पूरे एक्सप्लेन सेक्शन के बारे में बताया हुआ है। थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है, लेकिन एक्सप्लेन सेक्शन के लिए आपको पता ही है हम अलग से वीडियो लेके आते हैं, तो इसके बारे में डिटेल में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा 10-5 मिनट की, तो आप उसको अलग से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल फालतू न्यूज है। रैमिंग इनटू द एस्ट्रॉयड टू सेव द प्लेनेट। देखिए ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मुझे लगा, साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नासा ने अभी एक प्रोजेक्ट चलाया है जिसमें अगर अर्थ की तरफ एस्ट्रॉयड्स आते हैं, है ना, मीटियोर्स आते हैं, एस्ट्रॉयड्स आते हैं। एस्ट्रॉयड बेसिकली क्या होता है, जो बहुत बड़े बड़े सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं। तो अगर वो अर्थ से टकरा गए, देखिए सुनने में ऐसा लगता है जैसे किसी हॉलीवुड मूवी का प्लॉट है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है। आपको पता है कि 4.44 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ से एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉयड टकराया था, जिसके टकराने की वजह से अर्थ का एक बहुत बड़ा पार्ट वो अर्थ से सेपरेट हो गया था, जिसे आज हम लोग मून कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 6.5 मिलियन ईयर्स पहले भी, सॉरी 6.5 नहीं, 65 मिलियन ईयर्स पहले, मतलब लगभग 6-6.5 करोड़ साल पहले भी एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड अर्थ से टकराया था, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर 90% लाइफ पूरी तरह से खत्म हो गई थी, एक्सटिंक्ट हो गई थी। डायनासोर भी उसी समय एक्सटिंक्ट हुए थे। तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि अर्थ से बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड कभी भी टकरा सकता है, और जब भी वो टकराएगा तो अगर वो बड़े साइज का हुआ तो समझ लो लाइफ से खत्म हो जाएगी। तो उसका एक सॉल्यूशन निकाला गया है, बिल्कुल एकदम साई-फाई फिल्मों जैसा सॉल्यूशन है कि हम लोग अर्थ से कोई बहुत बड़ा रॉकेट यहां से भेजेंगे, उसके ऊपर न्यूक्लियर बम भी लगा सकते हैं डेफिनेटली, और उसको हवा में ही, मतलब अर्थ से लाखों किलोमीटर दूर जाके ही उसको फोड़ देंगे, तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और वो जब अर्थ के ऊपर आएगा तो छोटे छोटे टुकड़ों में आएगा, और छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे ही वो मेसोस्फीयर में एंट्री करेगा तो वो जल के राख हो जाएगा। तो इस तरह का एक प्रोजेक्ट जो सुनने में जो पूरा फिल्मी लगता है, ऐसा नासा ने इस समय लॉन्च किया गया है, जिसे कहा जाता है डार्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है, लेकिन इसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी जो आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो वो साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से अलग से वीडियो बनाएंगे। इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको अलग से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, इकोनॉमी सेक्शन से हमारे पास जो न्यूज आती है वो कहती है इक्वलाइजेशन लेवाई, इंडिया यूएस गो फॉर द ट्रांजिशनल अप्रोच। ट्रांजिशन का मतलब होता है दोस्तों, जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एंट्री करते हो तो जो बीच वाला समय होता है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन, ओके। अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, इक्विलाइजेशन लेवाई क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। देखिए, जैसे फेसबुक है, अमेजोन है, व्हाट्सएप, ये दुनिया भर की सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म्स हैं। वो लोग इंडिया में बिजनेस करते हैं, लेकिन वो तो फॉरेन कंपनीज हैं, उनके ऑफिस भी फॉरेन कंट्रीज में है, तो टैक्स कहां पे करेंगी, टैक्स तो डेफिनेटली वो अपनी कंट्री में पे करेंगी, लेकिन बहुत सारा पैसा वो इंडिया में कमाती हैं। तो इंडिया ने इसके लिए सोल्यूशन निकाला। इंडिया ने इक्विलाइजेशन लेवाई, लेवाई का मतलब बेसिकली टैक्स होता है एक तरह से, ठीक है। तो इंडिया ने उन कंपनीज के ऊपर टैक्स लगाया कि भैया आपकी जो भी इनकम होगी इंडिया में, आप उसका 2% हमें दोगे, बाकी बचा हुआ आप अपनी कंट्री में दीजिए, वो अलग बात है। तो नॉर्मल टैक्सेशन के अलावा आप हमें 2% अलग से टैक्स दोगे, क्योंकि आप हमारी कंपनी में इंडिया में बहुत सारा पैसा कमाते हो, तो ये 2% चार्ज लगाया गया था। अब उससे हुआ क्या, जो ई कॉमर्स कंपनी है या सोशल मीडिया कंपनी है अमेरिका की या यूरोप की, उनको कुछ नुकसान होता है, तो उसकी वजह से अमेरिका या यूरोप ने इंडिया में थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया था कि आप ऐसा मत करिए, ठीक है। अब वो तो चीज एक अलग हो गई। एक अलग चीज आपको मैंने पहले भी यहां पे बताया कि हम लोग मिनिमम टैक्स की बात करते हैं, है ना। ओईसीडी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कंट्रीज, तो ओईसीडी ने G7 के साथ मिलकर थोड़े समय पहले एक एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स की बात की गई थी, जिसे कहा गया था 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स लगेगा। तो जो भी सोशल मीडिया कंपनी या बड़ी जो आईटी कंपनी होती हैं जैसे फेसबुक, गूगल वगैरह, वो अभी टैक्स नहीं बचा सकती, उनके ऊपर 15% मिनिमम टैक्स लगेगा ही लगेगा। अब वो उस कंपनी ना बड़ी बड़ी दिमाग लगाती हैं, जैसे मान लो वो कंपनी क्या करती है, अमेरिका से बहुत सारा पैसा कमाती हैं, इंडिया से कमाती हैं, लंदन से कमाती हैं, ऑस्ट्रेलिया से कमाती हैं, लेकिन टैक्स वो कहाँ देती हैं, टैक्स वो मॉरिशस के अंदर देती हैं।
और मॉरिशस में टैक्स रेट बहुत कम है, जिसकी वजह से ये कंपनियां बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हर साल टैक्स बचाती हैं। इसके लिए G7 कंट्री और G20 कंट्री और OECD ने मिलकर एक फैसला लिया है। उसे कहा जाता है 15% मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। मतलब इन कंट्रीज को अभी 15% मिनिमम टैक्स देना ही पड़ेगा। अब समस्या यहां पे ये है, जब पूरे दुनिया में इसको लागू किया जाएगा तो हर कंट्री के अंदर जो लोकल डोमेस्टिक कानून है उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो इंडिया में जो इक्विलाइजेशन लेवाई है, इंडिया को उसको रिमूव करना पड़ेगा अगर इंडिया को इंटरनेशनल कानून अप्लाई करना है तो। और इंडिया को वो करना ही है क्योंकि ऑलरेडी इंडिया G20 का और OECD का मेंबर है। तो क्योंकि इंडिया उसमें ऑलरेडी सिग्नेचर कर चुका है तो लिक्विलाइजेशन पे को हम लोग खत्म कर देंगे और जो मिनिमम जो कॉर्पोरेट टैक्स लगने वाला है उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग इंडिया के बीच में और यूएसए के बीच में कुछ यहाँ पे ट्रांजिशनल फेज को लेके कुछ अग्रीमेंट हुआ है। जब लागू होगा तब इसको हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जितना था उसका उतना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं कल वाले न्यूज़पेपर पे। तो सबसे पहले न्यूज तो यहाँ पे वो क्रिप्टो करेंसी की ही बात कर रहा है। गवर्नमेंट प्लान्स टू बिल टू बार प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी विद फ्यू एक्सेप्शंस। ठीक है, मतलब क्रिप्टो करेंसी सरकार अभी बैन करने वाली है, तो ये एकदम पूरा डिक्लेयर हो गया है। अभी विंटर सेशन में इसके लिए कानून भी लाया जाएगा, द क्रिप्टो करेंसी एंड द रेगुलेशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल। ठीक है, अगर ये पास हो गया तो डिजिटल करेंसी इंडिया से बैन हो जाएगी। देखिए, आपने बहुत सारी बार एडवर्टीजमेंट वगैरह देखा होगा ना, ये कॉइन स्विच, कभी आयुष्मान खुराना आ रहा है, कभी रणबीर कपूर आ रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी खूब सारी ऐड कर रहे हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म के डिजिटल करेंसी को ट्रेड किया जाता है, बेचा जाता है, खरीदा जाता है, तो वो भी बंद हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है तो उनकी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसके बारे में डिस्कशन किया जाना जरूरी है। लेकिन ये बात पक्की है कि विंटर सेशन में अभी क्रिप्टो करेंसी को लेकर बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी को कंप्लीटली इलीगल यहाँ पे डिक्लेयर किया जा सकता है। कुछ एक्सेप्शंस वहां पे जरूर हैं, लेकिन मोर और लेस वो किया जाएगा। उसके अलावा फार्म लॉ को रिपील किया जाएगा, ये भी विंटर सेशन में अभी आने वाला ही है, 2 दिन के बाद। जो 3 कानून थे कृषि कानून, उनको जो है रिपील किया जाएगा। रिपील क्या होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कौन कौन से प्रोविजंस हैं, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाई जा चुकी है। अभी ये वीडियो आप देख रहे होंगे ना, ऊपर आई बटन पे एक लिंक आया होगा, ये लेफ्ट कॉर्नर में, वहां पे जाके आप उसको क्लिक करोगे ना, वो पूरा वीडियो आप देखिए, उसमें पूरा अच्छे से आपको बता रखा है कि कैसे रिपील होता है, क्या प्रोसेस होती है, पास्ट में क्या कोई कानून रिपील हुए हैं कि नहीं हुए हैं, पूरा अच्छे से आपको डिटेलिंग बता रखी है। वो भी एक्चुअली एक्सप्लेनेड सेक्शन था जो इंडियन एक्सप्रेस में आया था, लेकिन उसकी वीडियो सेपरेट है, वो आप वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगली बात आती है, वो आती है 6G टेक्नोलॉजी की। देखिए, इंडिया में ये अभी हमारे जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि 2024 के आखिर तक हम लोग इंडिया में 3G लॉन्च कर देंगे और 2022 के आखिरी तक 5G इंडिया में लाइक उसके स्पेक्ट्रम की ऑक्शन वगैरह शुरू हो जाएगी। मतलब अभी सरकार ने ये मन बना लिया है कि 5G और 6G टेक्नोलॉजी का इंडिया में पूरी तरह से हम लोग डेवलप करने वाले हैं। कोई ज़्यादा वो खास न्यूज़ नहीं है, बट यहाँ पे ना मतलब इम्प्लीमेंटेशन की बहुत समस्या है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और एकदम बहुत अच्छे एरिया में रहता हूँ, उसके बावजूद भी मेरे कमरे के अंदर नॉर्मल नेटवर्क भी नहीं आता है। मुझे कॉल पे बात करने के लिए बालकनी में जाना पड़ता है, अगर घर पे बात करनी होती है तो आप समझ सकते हो, जब यहाँ पे नॉर्मल नेटवर्क ही नहीं आता है तो 5G की तो दूर की बात है। और अब तो 5G तो मतलब छोड़ दीजिए, तो 6G पे जा रहे हैं। अरे भैया, जो पहले आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले उसको तो बढ़िया कीजिए। 5G और 6G टेक्नोलॉजी की वो बातें अलग अलग हैं, खैर वो तो एक अलग चीज़ रहेगी, कभी उसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन दिस वॉज द केस कि इंडिया में अभी 6G टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने की 2023 के एंड तक बात चल रही है और 2024 के एंड तक। ठीक है, जब आएगा तब देखा जाएगा, जब इसको इंप्लीमेंट करेंगे, ये हमारे मोबाइल के अंदर आएगा, वो एक पूरी तरह से सेपरेट इशू है। ग्लोबल पुश टू कैप ऑयल प्राइसेस, इंडिया टू रिलीज 5 मिलियन बैरल फ्रॉम द रिजर्व। देखिए, होता क्या है ना, जैसे इंडिया वेरी वेल के क्रूड ऑयल के ऊपर हम लोग इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं और बहुत सारा क्रूड ऑयल हम लोग मिडल ईस्ट कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया में क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा कम है। तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब सारी कंट्री करती हैं, सिर्फ हम ही नहीं, हर कंट्री को दोस्तों कुछ रिजर्व चाहिए। बाई चांस खुदा ना खास्ता अगर मान लो पाकिस्तान से चाइना से हमारी लड़ाई हो गई और उस समय चाइना ने इंपोर्ट करने वाली लाइन को काट दिया, ठीक है, वहां पे लड़ाई चल रही है, तो इंडिया क्या करेगा भैया, अगर आपके पास फ्यूल नहीं होगा, पेट्रोल नहीं होगा, डीजल नहीं होगा, तो आपके सारे टैंक, जहाज वहाज सब धरे के धरे रह जाएंगे। तो कंट्रीज क्या करती हैं,
वो जो तेल को खरीदती हैं, क्रूड ऑयल को खरीदती हैं, तो उसको अपनी कंट्री में स्टोर कर लेती हैं, जिसे कहा जाता है स्ट्रेटेजिक रिजर्व कहा जाता है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व तभी स्ट्रेटेजिक रिजर्व से ऑयल को तभी यूज किया जाता है जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, मतलब जैसे युद्ध वगैरह हो गया तब उसको किया जाता है। अभी क्यों कर रहे हैं हम उसको? अभी इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, यूएसए ने सभी ने डिसाइड किया है कि अपनी अपनी कंट्री के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है हम उसका अभी यूज करेंगे। इंडिया ने भी डिसाइड किया है कि हम अपने रिजर्व में से 5 मिलियन बैरल निकालेंगे। यूएसए ने भी कहा है कि हम लोग 15 मिलियन निकालेंगे। अब ये सारी की सारी कंट्री अपने रिजर्व वाले स्टोरेज में से क्यों निकाल रही हैं? ये बड़ी सोचने की बात है। इसके पीछे कारण है ओपेक प्लस। ओपेक के बारे में ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुका हूं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहां पे है। देखिए, ओपेक प्लस अलग है, ओपेक अलग है। ओपेक प्लस में जैसे कुछ दूसरी कंट्री भी हैं, जैसे रशिया है, इंडोनेशिया है, जो ओपेक का पार्ट नहीं है। दुनिया का 50% जो क्रूड ऑयल का आउटकम है वो ओपेक्स प्लस कंट्री से आता है। तो डेफिनेटली ये और सीधी सी बात है, अगर ओपेक प्लस ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग क्रूड ऑयल को कम प्रोडक्शन करेंगे, डिमांड तो ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो प्राइस अपने आप ही हाई हो जाएगा। इस समय सिचुएशन कुछ ऐसी ही चल रही है। ये जो ओपेक प्लस कंट्री है ना, इन्होंने क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन काफी कम कर दी है, लेकिन दुनिया में जैसे जैसे अभी इकोनॉमी रिकवर हो रही है वैक्सीनेशन की वजह से, डिमांड बढ़ती चली जा रही है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा हो गया है। दिल्ली में क्रूड ऑयल जो पेट्रोल है वो 110 के लगभग बिक रहा है, जो डीजल है वो भी 90 के अराउंड बिक रहा है। तो पूरी दुनिया में इस समय पेट्रोल डीजल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए अभी इंडिया, चाइना, जापान ने डिसाइड किया है कि वो अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में से कुछ तेल निकालेंगे और अपनी कंट्री में यूज करेंगे, ताकि प्राइस को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो वो थोड़ी सी यहाँ पे न्यूज थी। मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगी। आप इसको जो है अपने एग्जाम वगैरह में एग्जाम्पल वगैरह के तौर पे इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे वाली जो न्यूज आती है दोस्तों, वो सीधा हम लोग बढ़ते हैं एडिटोरियल सेक्शन की तरफ। अ डिफरेंट क्लासरूम, ठीक है, अ डिफरेंट क्लासरूम। तो ये कल के न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजुकेशन वाले एरिया से है, और एजुकेशन यूपीएससी में काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया होता है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी या एजुकेशन, सोशल इश्यूज है ना, वो सारी चीज़ें, तो वहाँ से हम इसको कवर करते हैं। डिफरेंट क्लासरूम, डिफरेंट क्लासरूम, देखिए डिफरेंट क्लासरूम का मतलब क्या है? जैसे 2 साल से तो स्कूल बंद है ना, 2 साल से तो स्कूल बंद है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो बच्चा अभी सेकंड स्टैंडर्ड में है, जो बच्चा अभी सेकंड स्टैंडर्ड में है वो तो स्कूल में गया ही नहीं, और जो बच्चा फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो गया अभी, लास्ट टाइम वो जब स्कूल में गया तो बेचारा वो तो थर्ड स्टैंडर्ड में था। तो 2 साल में उसका कुछ लेवल इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा। तो अभी जब वो बच्चा क्लासरूम में जाएगा, क्योंकि अभी मोस्टली स्कूल ओपन हो गए हैं, तो उसके लिए तो पूरा डिफरेंट क्लासरूम है ना। तो उसको लेके ही ये थोड़ा सा एडिटोरियल यहाँ पे बताया गया है। एजुकेशन के बारे में ऑलरेडी हम कई बार बात कर चुके हैं, तो ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, जितना बनेगा हल्का फुल्का वो करेंगे। देखिए, ASER, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वे करती है। इसने 2021 का जो सर्वे था उसको वो बाहर लेके आई है, मतलब इसने सर्वे रिलीज किया है बेसिकली। पहले ये लोग क्या करते थे, ये घर घर जाके सर्वे करते थे, पेरेंट्स को क्वेश्चंस पूछते थे, बच्चों को क्वेश्चन पूछते थे, टीचर्स को क्वेश्चंस पूछते थे। इस बार ये घर तो जा नहीं पाए, इन्होंने फोन पे ही सर्वे किया। ठीक है, तो ये फोन बेस्ड सर्वे है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो थोड़ा ध्यान आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, इट इज अ फोन बेस्ड सर्वे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने पूछे, क्या पूछे? विच डिसीजंस वर टेकन विद इन द फैमिली अबाउट देयर चिल्ड्रन एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन के बारे में परिवार में कौन सा डिसीजन लिया गया। What opportunities were available to the household in different part of the country, देश के अलग अलग हिस्सों में बच्चों की एजुकेशन को लेकर किस तरह की अपॉर्चुनिटी थी। What was the relationship between home and school, स्कूल के बीच में और घर के बीच में क्या रिलेशनशिप था। क्या स्कूल बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे थे, ऑफलाइन दे रहे थे, किस तरह अगर मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे थे कि नहीं करवा रहे थे, बच्चों के डाउट क्लियर हो रहे थे। इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो है उन्होंने उस सर्वे के अंदर पूछे हैं, और उस सर्वे में कुछ इंटरेस्टिंग फाइंडिंग यहाँ पे नजर आई है। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग फाइंडिंग जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं परसों वाले एडिटोरियल में, वो यही है कि इंडिया में सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ा है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशंस करवा रहे हैं।
प्राइवेट में नहीं करवा रहे हैं। पिछले 10-15 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। पेरेंट्स का सीधा सीधा सा कहना है कि भैया अगर स्कूल बंद हैं तो हम अपने बच्चों की फीस क्यों दें। सोच के चलिए प्राइवेट स्कूलों की कितनी ज्यादा फीस होती है और वो फीस क्यों दी जाती है, ताकि बच्चा स्कूल में जाए। अभी बच्चा जब घर पे ही रह रहा है तो आप प्राइवेट स्कूलों में 2,000 3,000 5,000 फीस क्यों दोगे। तो पेरेंट्स का सीधा सीधा कहना है, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में उन्होंने डाल दिया है। ठीक है, ऐसा कुछ यहां पे कहा गया है। जब सर्वे में पूछा गया क्वेश्चन कि क्या आप चाहते हो कि स्कूल खुले, बच्चे दोबारा से स्कूल में जाएं, गांव में स्पेशली विलेजेस में ज्यादातर पेरेंट्स का और ज्यादातर बच्चों का कहना है कि हम लोग स्कूल में जाना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। इसी सर्वे में और भी कुछ कहा गया है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे आज क्लास 1 में और क्लास 2 में हैं उन्होंने अभी तक स्कूल का मुंह नहीं देखा, मतलब 2 साल से स्कूल बंद ही था। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा गया है कि जो करिकुलम है, यानी कि जो आपका सिलेबस है, आप सोच के देखिए कि अभी जो बच्चा 5वीं क्लास में है, 2 साल पहले वो 3rd क्लास में था, तो अभी जब वो 5वीं क्लास में जाके बैठेगा तो उसके सिलेबस का क्या होगा। क्योंकि इस 2 साल में उस बच्चे की लर्निंग स्किल और लैंग्वेज स्किल काफी ज्यादा कम हो गए हैं, तो वो बच्चा 5वीं के सिलेबस को कैच नहीं कर पाएगा। ये यहां पे बहुत समस्या है, इसे कहा जाता है लर्निंग लॉस। तो वो जो गैप आ गया है ना बच्चे के, उस गैप को कैसे फुलफिल करना है, यहां पे एक और समस्या है। जैसे मान लो कोई एक बच्चा ऐसा है जो 5th स्टैंडर्ड में है, जिसके पास वो जो है प्राइवेट स्कूल में था, या फिर उसको जो है वो उसको ऑनलाइन एजुकेशन मिल रही थी, लेकिन एक देख सकते दूसरा बच्चा है वो भी 5th स्टैंडर्ड में है, लेकिन वो बेचारा ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले पा रहा था, जिसकी वजह से उनके बीच में भी काफी गैप आ गया होगा। तो उस गैप को कैसे फुलफिल करोगे, यहां पे ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि स्मार्टफोन का यहां पे बहुत बड़ा रोल है। ऑनलाइन एजुकेशन तो स्मार्टफोन से ही होगी। जब स्मार्टफोन की बात करें तो ऐसा देखा गया है कि पिछले 2 साल में स्मार्टफोन की स्मार्टफोन भी बढ़ गए हैं फैमिलीज के अंदर। 2018 में सिर्फ और सिर्फ 27.9% फैमिलीज के पास ही स्मार्टफोन हुआ करते थे। 2021 में ये परसेंटेज बढ़ गया, कितनी हो गई 63.7%। मतलब स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी अभी फैमिलीज के अंदर बढ़ गई है। ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स स्मार्टफोन को परचेज कर रहे हैं ताकि उनके बच्चे पढ़ सकें। ओवरऑल पूरे इंडिया की अगर हम लोग एवरेज निकालें, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज की, 67.6% लोगों के पास 2020 में स्मार्टफोन है। हालांकि यहां पे भी वेरिएशंस हैं, कई घरों में सिर्फ एक स्मार्टफोन है जो वहां के मेल मेंबर रखते हैं। हो सकता है किसी किसी घर में जो है 2 स्मार्टफोन भी हों, मम्मी पापा दोनों रखते हों, लेकिन वो उस बच्चे को एक्सेस कितनी मिल रही है, यहां पे ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और मान लो फादर के पास अगर फोन है, फादर जॉब पे चले जाते हैं, तो बच्चे को तो एक्सेस नहीं है स्मार्टफोन की, उसको तो पढ़ाई वहां पे करनी है। तो इसके अंदर भी दोस्तों कई सारी वेरिएशंस हैं जिसके बारे में इसमें आर्टिकल में बात नहीं की गई है, एक्चुअली किया जाना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि 1/4 बच्चों के पास जो है हफ्ते में कम से कम एक बार स्मार्टफोन रहता है, जो कि काफी कम है। और 1/4 बच्चे यानी कि 25% बच्चों के पास तो स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं रहता। मतलब हो सकता है फैमिली के अंदर स्मार्टफोन हो लेकिन बच्चों को नहीं मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ फैमिली में स्मार्टफोन होना ही काफी नहीं है, उस बच्चे को स्मार्टफोन की एक्सेस भी होनी चाहिए। अब यहां पे बहुत बड़ा सवाल यह है कि जब स्कूल खुल जाएंगे तो स्कूल कौन सा मॉडल अप्लाई करेंगे। वो ऑनलाइन मॉडल को भी कंटिन्यू रखेंगे, या जो पहले ऑफलाइन मोड हुआ करता था उसी को कंटिन्यू करेंगे, या फिर दोनों का हाइब्रिड मॉडल करेंगे। ये यहाँ पे बड़ी देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज है कि स्कूल कौन सा मॉडल को यहाँ पे फॉलो करते हैं, किस तरह से वो टीचर्स वो बच्चों को एंगेज कर सकते हैं। पेरेंट्स को भी एंगेज किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स की इनकम कम हो गई है तो वो डिप्रेशन है, वो सारी सारी चीजें हैं ना वो, और टीचर लर्निंग गोल वगैरह वो सारी चीजें, मतलब टीचर्स को भी ट्रेनिंग देने की जरूरत है, क्योंकि टीचर खुद 2 साल के बाद आ रहे हैं स्कूल में, है ना। वो लोग कैसे इस नए जरूरतों को, स्कूल के माहौल को किस तरह से हैंडल करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो इस एडिटोरियल में बेसिकली डिस्कशन की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली आप अपने नोटबुक में इसको मेंशन कर सकते हो, क्योंकि ये इस तरह की चीजें देखिए प्रीलिम्स में तो नहीं पूछता है, वो मेंस में आंसर राइटिंग में ये चीजें आपके बहुत काम आती हैं और आपके आंसर को जो है वो एक अच्छे से इंप्रूव करती हैं आपकी क्वालिटी को। चलिए, ये है आज का एक्सप्लेन्ड सेक्शन, रोड टू डेटा प्रोटेक्शन लॉ। ठीक है, इसके रिगार्डिंग भी मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि एक्सप्लेन्ड सेक्शन के लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाते हैं। वैसे डेटा प्रोटेक्शन के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था,
कि डेटा प्रोटेक्शन मतलब होता है जैसे आप फेसबुक पे आईडी बनाते हो या व्हाट्सएप पे अपना मोबाइल नंबर शेयर करते हो या किसी और जगह पे आप अपनी जो क्योंकि इंडिया में राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, तो आपके उस राइट को प्रोटेक्ट करना सरकार की जिम्मेदारी है, राइट। तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ई कॉमर्स जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, ये जब आपका डेटा कलेक्ट करते हैं तो सरकार इस बात को इंश्योर करना चाहती है कि वो डेटा सरकार के कंट्रोल में रहे और आपके इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर ना की जाए। तो उसके बारे में डेटा प्रोटेक्शन लॉ को अभी इंडिया में अभी तक कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। अभी विंटर सेशन में शायद उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि उसके लिए ना रिपोर्ट जो पार्लियामेंट्री पैनल बना था उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताया था। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग में अच्छे से पर्सपेक्टिव पूरा क्लियर करने के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा। आज का एक और एक्सप्लेन सेक्शन है कल वाला, ये भी काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, व्हाई आसाम इज रेडियो कॉलरिंग एलिफेंट्स एंड द चैलेंजेस अहेड। तो वहां पे जो नेशनल पार्क्स हैं या एलिफेंट रिजर्व्स हैं, वहाँ के एलिफेंट्स को जो है रेडियो कॉलरिंग की जा रही है, मतलब उनको कॉलर पहनाए जा रहे हैं या उनके ऊपर कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया जा रहा है, ताकि उनके जो मूवमेंट वगैरह हैं उसको पूरी तरह से है ना कवर किया जा सके जीपीएस के थ्रू या वो सारी सारी चीज़ें। तो वो क्यों की जा रही हैं, उसकी नीड क्यों पड़ी, उसका क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, और कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी हैं क्या, और उसको इंप्लीमेंट करने में कौन से चैलेंजेस हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अलग से एक्सप्लेन सेक्शन है, तो छोटी सी वीडियो 10 मिनट की अलग से बनाऊंगे इसके लिए, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अगला कहता है कि एसडीजी अर्बन इंडेक्स, शिमला कोयम्बटूर चंडीगढ़ ऑन द टॉप। देखिए अगर किसी ने चंडीगढ़ में कभी ट्रैवल किया है या शिमला में कभी ट्रैवल किया है, कोयम्बटूर में ट्रैवल किया है, तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि वहां पे हर चीज ना बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन की गई है। चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो सैनिटेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, नॉर्मल सिक्योरिटी हो, साफ सफाई हो, हर चीज ना बहुत बढ़िया तरीके से की गई है। तो दोस्तों नीति आयोग ना एक इंडेक्स निकालता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडिया इंडेक्स, ठीक है। तो इस इंडेक्स में क्या करता है, ये 56 अर्बन एरिया को कंसीडर करता है, जिसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर पे उन सिटीज को कंपेयर किया जाता है। पैरामीटर जैसे जीरो हंगर, पॉवर्टी, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, इस तरह के इंडिकेटर होते हैं, उनको जज किया जाता है और उनको रैंक प्रोवाइड कराया जाता है। उस बेसिस पे इंडिया में जो टॉप 10 सिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं भैया, वो हैं हमारी शिमला, कोयम्बटूर, चंडीगढ़, त्रिवेंद्रपुरम, कोची, पणजी, पुणे, तिरुचिरापल्ली, अहमदाबाद और नागपुर। ये सबसे टॉप पे हैं। बॉटम में कौन कौन सी हैं आपकी आती है, धनबाद, मेरठ, ईटानगर, गुवाहाटी, पटना, जोधपुर, कोहिमा, आगरा, कलकत्ता और फरीदाबाद। ये सबसे बॉटम में है। इसका मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हमारे गोल्स हैं जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं, उनमें ये सिटीज बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई हैं, बहुत ज्यादा काम करने की इनको जरूरत है। तो नीति आयोग ये जो इंडेक्स निकाला है, किसके साथ मिलकर निकाला है, जीआईजी और बीएमजी, इनके साथ मिलकर निकाला है, अंडर इंडो जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था कि जर्मनी इंडिया में अर्बन डेवलपमेंट में काफी ज्यादा पैसा खर्च करता है, तो इंडिया और जर्मनी का जो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसके तहत ही ये इंडेक्स चलाया गया है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताया था, हल्का फुल्का आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए आगे की जो ये इकोनॉमी वाला सेक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये स्पोर्ट्स सेक्शन आता है इसको हम लोग करते नहीं है एज सच। एक वर्ल्ड में भी एक आपकी छोटी सी न्यूज़ थी, वो कहीं गायब हो गई, खैर वो कोई ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भी नहीं, उसको तो कभी बाद में देख लेंगे। न्यूज़ जो है वो दोस्तों तिग्रे को लेके है। देखिए ये है इथोपिया, है ना। देखिए एग्जाम में मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ कि जो ये और ये जो देखोगे ना, ये इथोपिया का एक छोटा सा स्टेट है, ठीक है। इसका नाम है तिग्रे, ठीक है। इथोपिया, इथोपिया की जो कैपिटल है वो है अदिस अबाबा, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा कंट्री है जिसका नाम है एरिट्रिया। यहाँ पे आ जाता है आपका रेड सी, ये है गल्फ ऑफ एडन। एक तो चीज थोड़ी थोड़ी आपको ये पता होनी चाहिए, क्योंकि इथोपिया बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इथोपिया के आसपास कौन कौन सी कंट्री हैं। तो साउथ सुडान यहाँ हो गया, सुडान यहाँ हो गया, एरिट्रिया एक तरफ हो गया, जिबूती भैया यहाँ पे हो गया, इधर हो गया आपका सोमालिया और इधर हो गया आपका कीनिया। ये कंट्री इथोपिया को के बॉर्डर को शेयर करती हैं। अब इथोपिया बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्यों है, क्योंकि इथोपिया के जो प्रेसिडेंट है ना, ये थोड़े से ना इनका दिमाग थोड़ा खराब हो गया। दिमाग इनका खराब ये सेंस हो गया कि तिग्रे में क्या हुआ, तिग्रे में एक मिलिटेंट ग्रुप है, तिग्रे में रेबल हो गए, मतलब वो उन्होंने अपनी सरकार के अगेंस्ट में ही रिबेलियन कर दिया। तो अभी इथोपिया की आर्मी तिग्रे के साथ लड़ रही है। वैसे तो तिग्रे इसका अपना ही स्टेट है, इसी को कहा जाता है सिविल वॉर, जब आपकी सरकार अपने लोगों के अगेंस्ट में ही लड़ने लगे।
तो तिग्रे के अंदर जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, इरिट्रिया के साथ मिलके अभी इथोपिया के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। और तिग्रे इथोपिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको, भाई साहब को नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है ना। इसीलिए थोड़ा सा तिग्रे न्यूज में है। एग्जाम में सिंपल सा आपसे पूछ सकता है कि तिग्रे वाज इन न्यूज ये कौन सी कंट्री में पड़ता है। इथोपिया के आसपास कौन कौन सी कंट्री हैं ये भी आपसे वो एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन वो जो थोड़ा सा आपसे करंट अफेयर से प्रीलिम्स में उठा सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई होप आपको आज का एनालिसिस ठीक ठाक लगा होगा। न्यूज बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन जो मुझे लगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।